हेलो हेलो। माइक चेक, साउंड चेक। हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने प्रशांत चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अब बहुत ही दिनों के बाद आप सबके साथ मुलाकात हुई है। तो अब से हम यूट्यूब के ऊपर आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेके आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं आपकी एग्जाम की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। आपके एग्जाम को कोई बहुत ज्यादा दिन जो है बचे नहीं है। गिनती से भी अगर हम देखें 20 दिनों से भी कम दिन जो है आपके पास बचे हैं। और इस समय में देखिए पढ़ाई मेरे को लगता है आपसे ज्यादा, ठीक है, मुझसे ज्यादा आप समझते हैं इस चीज की इंपॉर्टेंस कि जब आपके एग्जाम को इतना कम समय रह गया हो तो उस समय पे प्रीवियस ईयर पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी जो है महत्व क्या होता है। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आपको उसका आइडिया लगाना है तो आप उसके प्रीवियस ईयर्स करके जाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर करने से क्या होता है, एक तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, दूसरा जो है क्या रहता है कि आपको पेपर के पैटर्न का एक प्रिडिक्शन, ठीक है, एक जो है अनुमान पहले ही आपको हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं। तो उसी मकसद को पूरा करने के लिए हम आज से आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक है, तो पार्ट वाइज चलते जाएंगे क्योंकि अगर मैं साइंस अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो अराउंड, ठीक है, जितने हमारे पास पेपर्स अवेलेबल हैं, ऑथेंटिक पेपर अवेलेबल हैं, ऑथेंटिक वर्ड मैं यहाँ पे यूज करना चाहूंगी क्योंकि देखिए गलत पेपर बना के कोई भी डाल सकता है अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। ऑथेंटिक पेपर अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 वो पेपर हैं। टोटल 100 से 120 हमारे पास प्रीवियस ईयर के प्रश्न बन जाते हैं साइंस के, अगर मैं केवल साइंस की बात करूं तो कुछ वीडियोस में उनको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में थंबनेल देख के आप लोगों ने पता कर ही लिया होगा कि आज की क्लास में हम जो है फर्स्ट शिफ्ट का 2022 का पेपर जो है साइंस का पार्ट, ठीक है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। 15 से 16 प्रश्न जो है वो आपको इसमें साइंस पोर्शन से देखने को मिलेंगे। उन सबको जो है डिस्कस करेंगे साथ साथ में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन करा के आंसर करा के यहाँ से चली जाऊंगी, नहीं, उसके साथ मिलती जुलती जो भी थ्योरी होगी और उसके अराउंड जो भी कंसेप्ट होगा, जो भी सिद्धांत होगा, जो भी फॉर्मूला होगा, उसको भी जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हर क्वेश्चन के साथ। तो जिन लोगों ने इस एग्जाम की तैयारी ऑलरेडी कर ली है, ठीक है, उन लोगों के लिए भी ये क्लासेस बहुत जरूरी हैं, रिविजन की तरह आपके लिए एक्ट करेंगी। और दूसरा, जो लोग कर रहे हैं भाई प्रीवियस ईयर से, आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आप कहाँ पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, आप कितने पानी में हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन की। तो और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि थोड़े ही दिन जो है वो बाकी हैं। अगर आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज करके या कॉल करके आप इस कोर्स की इंफॉर्मेशन जो है आप ले सकते हैं। इसमें आपको सारा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आइए चलिए करते हैं शुरुआत। आज का पहला प्रश्न, आज का नहीं है ये, असल में आपके 2022 शिफ्ट फर्स्ट का साइंस का पहला प्रश्न आपके सामने है। भाई हिंदी वाले लोग जो है ना बहुत गालियां निकालते हैं, ठीक है, कि मैम हिंदी में लेके आइए, हिंदी में लेके आइए। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ना केवल क्वेश्चन पर साथ में जो थ्योरी है, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपके लिए सारी की सारी इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो बाइलिंगुअल सेशन है, जिसमें मीडियम को में आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप अपना प्रश्न पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। कह रहा है एक वस्तु जो है वो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, कनकेव मिरर की बात कर रहा है, उसके सामने जो है 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। फोकल लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। कह रहा है फॉलोइंग द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, बताइए इमेज कहाँ पे बनी है। V जो है उसकी दूरी आपसे पूछ रहा है, इमेज कहाँ पे बनेगी। तो अगर आपने नहीं मेरा अभी तक वो क्लास लगाई है तो YouTube पे बिल्कुल फ्री वो क्लास आपको मिल जाएगी। लाइट की मैंने एक पूरी क्लास ले रखी है, आई थिंक 2 हिस्सों में ले रखी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, तो उसको पूरा देख लीजिए, ये कंसेप्ट आपका पूरे का पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। तो जिन्होंने देख रखा है मुझे लगता है उन्होंने अभी तक उत्तर जो है वो निकाल ही लिया होगा, पर जिन्होंने अभी तक नहीं करा है भाई वो देख लें। सबसे पहले तो न्यू साइन कन्वेंशन आपकी क्या कहती है, इस चीज को ध्यान में रखिए
क्योंकि इसमें देखिए फॉर्मूला तो सब जानते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो सबको मालूम है, ठीक है, 1/v + 1/u = 1/f। पर इसमें गलती क्या होती है, इस फॉर्मूला में दिक्कत क्या होती है भाई? दिक्कत ये होती है कि बच्चे जो हैं इसमें साइन जो है उसमें गलत कर देते हैं, उनको समझ ही नहीं आता प्लस लेना है माइनस लेना है, किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है। तो समझिए, एक सिंपल सी बात आपको बोल रही हूँ, कोई भी मिरर हो, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, ठीक है, कोई भी मिरर हो, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, जो भी चीजें मिरर के सामने पड़ी हैं, ठीक है, उनके डिस्टेंसेस आप नेगेटिव लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे आप? नकारात्मक लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और जो भी ऑब्जेक्ट्स आपकी या जो भी डिस्टेंसेस मिरर के पीछे हैं, उनको आप क्या लेंगे? हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो क्या याद रखना है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर नेगेटिव, बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो है आप इसको याद रखेंगे इस तरीके से। तो यही आपकी न्यू साइन कन्वेंशन है। क्या बोलती है कि आप कोई भी डिस्टेंस अगर मिरर के सामने ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, और जो भी डिस्टेंस मिरर के पीछे है उसको आप क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, ठीक है जी। तो अब यहां से अगर हम देखें, अगर हम कनकेव मिरर की बात करें, तो भाई कनकेव मिरर इस तरीके का होता है। इसमें देखिए, ये आपका पोल होता है, ये फोकस होता है, यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो आप देखिए, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के सामने ही होगा, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स हो। कन्वेक्स की भी बात कर लेते हैं साथ ही, ठीक है, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, आप जानते हैं ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के सामने ही होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही होगा। तो जो यू है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे मिरर कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, ठीक है, अगर अब हम बात करें फोकल लेंथ की, तो देखिए जो फोकस है कनकेव मिरर का मिरर के सामने है, पर अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूं तो फोकस होता है मिरर के पीछे, ठीक है, क्योंकि देखिए ये इतने बड़े गोल गोल जो है शीशे का हिस्सा है, तो इसका फोकस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सब कुछ मिरर के पीछे है। तो इस केस में ध्यान रखेंगे, अगर तो आपका मिरर कॉनकेव है, ठीक है, कनकेव है तो फोकल लेंथ होगी नेगेटिव, अगर आपका मिरर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव, ठीक है। और अब अगर हम बात करें इमेज डिस्टेंस की, तो भाई इमेज डिस्टेंस अब ये डिपेंड करेगा कि इमेज कहाँ पे बन रही है जाके, ठीक है। अगर हम कनकेव मिरर में देखें तो भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में मिरर में आप जानते हैं जो इमेज है वो रियल बनती है और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, ठीक है, हमेशा जो रियल इमेज है, ठीक है, जो असली जो छवि होती है वो हमेशा मिरर के फ्रंट में बनती है, ठीक है। तो अगर इमेज आपकी मिरर के फ्रंट में बन रही है तो वी भी हमेशा नेगेटिव होगा। पर एक केस मैंने आपको कनकेव में पढ़ाया था जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है, अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में हो, तो ऐसे केस में इमेज वर्चुअल बनती है, ठीक है, छलावा होती है, वर्चुअल होती है, मिरर के पीछे बनती है और बड़ी बनती है साइज में। तो केवल इस केस में वी आपका पॉजिटिव होगा। और अगर हम बात करें कन्वेक्स की, तो कन्वेक्स में आप जानते हैं ऑब्जेक्ट कहीं भी पड़ा हो प्रिंसिपल एक्सिस पे, इमेज जो है वो हमेशा हमेशा मिरर के पीछे बनेगी और छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और स्मॉल बनेगी, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर के लिए जो वी है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आइए, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, फटाफट से अब इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा अपना फ्री बोर्ड खोलना चाहूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया है कि मिरर जो है वो कौन सा है, मिरर जो है वो कौन सा है, कनकेव है, ठीक है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर भाई देखने में कैसा होता है, कनकेव इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इसमें वो बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है, फोकल लेंथ, ये अगर पोल है उसने आपको फोकल लेंथ दे दी है कितनी, 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ देने को उसने 20 दे दी, पर माइनस का साइन आप खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करके लगाएंगे। आप जानते हैं कनकेव मिरर में जो फोकस है वो मिरर से पहले है, ठीक है, मिरर के आगे है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने देख लिया हमेशा ही नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने ही होगा, मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज बनेगी ना। तो इसीलिए जो यू है वो मिरर के सामने है और वो आपको दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर, तो हो गया -15 सेंटीमीटर। वी आपको निकालने के लिए बोला हुआ है, तो भाई बड़ा ही आसान प्रश्न है, 1/v + 1/u = 1/f करेंगे।
यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, 1/v आपको निकालना है, तो ये कितना हो गया 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ पे आप जो है अपनी गिवन वैल्यूज को डाल देंगे, तो 1/f कितना है -20 माइनस u कितना है -15, ठीक है। तो ये कितना हो गया -1/20 प्लस 1/15 हो गया। एलसीएम इसका 60 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे 4, तो ये आपका 1/60 आ गया। क्या 1/60 निकल आया 1/v, तो v क्या निकल आएगा 60 सेंटीमीटर। तो देखिए v निकल के आ रहा है पॉजिटिव, तो मतलब कि इमेज आपकी मिरर के पीछे बनी होगी। तो ऐसा केस आप जानते हैं एक ही होता है कनकेव में, जब ऑब्जेक्ट जो है आपका फोकस और पोल के बीच में पड़ा हो। और बिल्कुल सही बात है, ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में है, क्योंकि देखिए फोकल लेंथ तो 20 सेंटीमीटर है, पर ऑब्जेक्ट उससे पहले ही पड़ा है, तो इट मींस ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में पड़ा है। तो यहाँ से आपका क्रॉस चेक भी हो गया कि मेरा आंसर ठीक है, ठीक है, कि मेरा आंसर जो है ठीक है और मुझे डरने की घबराने की कोई भी जो है जरूरत नहीं है। तो v जो है आपका +60 सेंटीमीटर रहेगा। जिन लोगों ने v को +60 मार्क करा था, बिल्कुल सही जवाब जो है उन्होंने अपना मार्क करा था। क्या हो गया भाई, इसको ये पीछे क्यों नहीं जा रहा? एक मिनट देना भाई, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई। एक मिनट देंगे भाई, मेरे को लगता है मुझे दोबारा से खोलना पड़ेगा। यस, ठीक है जी। तो आपका जो सही जवाब है इस प्रश्न का वो आपका क्या रहेगा +60 सेंटीमीटर, ठीक है जी, +60 सेंटीमीटर। आई होप आप इसको समझ गए होंगे और यहाँ से आपने आइडिया लगा लिया होगा कि लाइट चैप्टर में मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों बहुत जरूरी हैं। इसमें से आपको एक प्रश्न हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों मैंने यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराए हुए हैं। लाइट की 2 वीडियोस हैं, उसको जाके देख लीजिए, आपको कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं। अच्छा, मैग्निफिकेशन भी एक चीज होती है, मेरे को लगता है आपको पता है, बड़ाई, ठीक है, इमेज कितनी बड़ी हुई या छोटी हुई। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, या इसको हम -v/u भी लेते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो होती है -v/u होती है। इसमें भी ध्यान रखेंगे साइंस अभी हमने नहीं डाले हैं, साइंस आप खुद से v और u का साइन निकाल के डालेंगे। जैसे अभी जो हमने प्रश्न करा उसमें v निकल के आया 60 सेंटीमीटर और u हमें दे रखा था कितना -15 सेंटीमीटर। तो अगर मैं उसकी मैग्निफिकेशन आपको पूछ लूं तो आप क्या करेंगे, -v का 60 और ये 15 के आगे माइनस का साइन आएगा। ये आपके खुद के थोबड़े में से चलनी चाहिए बात, ठीक है। आपके खुद का जो खोपड़ा है वो काम करना चाहिए इसमें कि यहाँ पे u जो है नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये जो है मैग्निफिकेशन आपकी 4 निकल के आ गई। कहने का मतलब है कि आपकी जो इमेज है वो 4 गुना बड़ी है आपके ऑब्जेक्ट से। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, केमिस्ट्री का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। कह रहा है एम शेल में एक एटम है एलिमेंट का, ठीक है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है एम शेल में। बोल रहा है उसका एटॉमिक नंबर बता दो। कितना ही आसान प्रश्न है। आप जानते हैं हमारे पास जो शेल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके के एल एम एन सो ऑन ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलेंस जो लास्ट शेल है वो उसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एम शेल में तो है 3 इलेक्ट्रॉन। अब बात आई, आप जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो असल में प्रोटॉन नंबर होता है, और अगर एटम न्यूट्रल स्टेट में है, तटस्थ स्थिति में है, तो प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर आपका बराबर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नंबर अलग कब होता है प्रोटॉन नंबर से, जब आयन बने, कैटायन बने या एनायन बने, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन हो। पर यहाँ पे ऐसी कोई भी बात जो है वो नहीं करी गई है। एटम है तो न्यूट्रल है, इट मींस इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर जो है वो आपका बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन नंबर पता कर लें तो हमें प्रोटॉन नंबर पता लग गया, प्रोटॉन नंबर पता लग गया तो हमें एटॉमिक नंबर पता लग गया। तो अब देखिए, आप जानते हैं कि जो शेल्स हैं,
ठीक है, इसमें आप फॉर्मूला याद रखेंगे, जो शेल्स हैं उनमें जो फिलिंग होती है वो इस फॉर्मूला के अनुसार होती है 2n², ठीक है। यानी कि के शेल में जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितना होगा, के के लिए n इज इक्वल टू 1 है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, एल शेल के लिए n इज इक्वल टू 2 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने एल शेल में आ सकते हैं वो है 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 8, ठीक है। ऐसे ही करते करते आप आगे जाते जाते चीज को निकाल सकते हैं। तो इसमें जो हमें दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें ये दे रखा है कि भाई जो एम शेल है उसमें 3 है, ठीक है, एल में और के में। सीधी सी बात है, एम में 3 तब गए होंगे जब के और एल पूरे भरे होंगे, तो के में ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं 2, एल में आ सकते हैं 8। तो ये हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इसका सम कर देंगे तो आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए, यानी कि अगर 13 इलेक्ट्रॉन है तो 13 ही प्रोटॉन है। तो अगर प्रोटॉन 13 है तो एटॉमिक नंबर भी कितना हुआ, 13 हुआ। कमेंट्स में हमें ये बताइए कि ये कौन सा एलिमेंट है। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये चैप्टर यूट्यूब पे कराया हुआ है, उसमें मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास विद नेम एंड सिंबल याद रखेंगे, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो केमिस्ट्री से आस ना लगाएं, और केमिस्ट्री से आस ना लगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है क्योंकि प्रश्न बहुत आसान आते हैं, आपने देख ही लिया कितने बच्चों वाले प्रश्न है ये, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन भी केमिस्ट्री का प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में एलिमेंट x बिलोंग्स टू पीरियड फॉर विच n इज इक्वल टू 4, कह रहा है एलिमेंट x है, तत्व जो है x है, उसका जो है पीरियड, ठीक है, यानी कि आवर्त से संबंधित है जिसके लिए n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। और एक एलिमेंट y है जो कि बिलोंग करता है पीरियड नंबर 2 को, जिसके लिए n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। पर दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो सेम ग्रुप के हैं, कह रहा है दोनों एलिमेंट जो हैं एक ही समूह के हैं। तो कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन जो है इसमें से आपको सही जो है वो आपको लग रहा है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन रीडेबल है भाई। एक्चुअली इंग्लिश और हिंदी एक ही स्लाइड में करते करते देखिए कई बार फॉन्ट थोड़ा छोटा करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आए, वैसे तो मैं क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ना बाद में जूम करके भी इसको देख सकते हैं। चलिए आइए अब देखिए समझते हैं। पीरियोडिक टेबल में दो चीजें होती हैं, ग्रुप होता है, पीरियड होता है। हिंदी वालों के लिए पीरियड को हम आवर्त बोलते हैं, ग्रुप को हम समूह बोलते हैं। पीरियड जो है वो आपका कौन सा होता है, पीरियड जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इस तरीके से है, ये आपके पीरियड्स हैं हॉरिजॉन्टल। और ऐसे वर्टिकल जो है ये आपके क्या है, ग्रुप्स रहते हैं। तो पीरियड क्या बताता है, पीरियड ये बताता है कि कितने शेल हैं। कहने का मतलब है कि अगर ये आपका फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में देखिए दो ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, तो इसमें जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो 1 होंगे, इसीलिए ये फर्स्ट पीरियड में है, ठीक है। इसके लिए n इज इक्वल टू 1 है। अगर हम बात करें ये सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनमें सब में शेल जो है वो 2 रह रहे हैं। आप कोई भी 2 उठा के देख लीजिए, जैसे हम कार्बन और नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कार्बन में 6 जो है इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो कार्बन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, 2,4, ठीक है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, आगे चलिए ऑक्सीजन की 2,6, फ्लोरीन की 2,7, ठीक है, और लास्टली नियॉन की 2,8। अब इसके बाद जब अगला शेल ऐड होगा तो अगला एलिमेंट आप देखिए थर्ड पीरियड में चला गया, अगले पीरियड में। तो पीरियड जो है वो आपको क्या बताता है कि कितने शेल्स हैं। जैसे कि अगर कोई एलिमेंट सेकंड पीरियड में पड़ा है तो इट मींस उसमें सिर्फ और सिर्फ के और एल शेल है। अगर कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड में पड़ा है तो उसमें के, एल और एम शेल है, 3 शेल है, ठीक है। ऐसे ही जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं पीरियड में शेल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए शेल नंबर आपका सेम रह रहा है, बढ़ क्या रहा है, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है देखिए वो बढ़ता जा रहा है, एंड में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ग्रुप में क्या होता है, तो देखिए ग्रुप में, समूह में क्या है, यहाँ पे आपका जो शेल है, ठीक है, वो तो बढ़ ही रहे हैं, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं देखिए शेल तो बढ़ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रह रहा है, ठीक है। ये जैसे कि अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लें लिथियम का और सोडियम का, तो लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,1 है, सोडियम की है 2,8,1, पोटेशियम की है 2,8,8,1। तो देखिए 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर रह रहे हैं। अगर आप सेकंड ग्रुप के कोई भी 2 उठा लीजिए, कैल्शियम उठा लीजिए, मैग्नीशियम उठा लीजिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2882। तो
वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके सेम रहते हैं। तो ग्रुप में क्या चीज सेम रहती है? ग्रुप में जो है सेम रहता है क्या? ग्रुप में सेम रहता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और पीरियड में क्या सेम रहता है? नंबर ऑफ शेल्स आपके सेम रहते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एलिमेंट एक्स जो है उसका पीरियड नंबर है 4, यानी कि इसमें 4 शेल्स होंगे। अगर हम एक्स एलिमेंट की बात करें तो इसमें के शेल होगा, एल शेल होगा, एम शेल होगा और एन शेल होगा, ठीक है। और अगर हम y की बात करें तो y जो है वो पीरियड नंबर 2 में है, तो इसमें केवल और केवल k और l शेल होंगे, ठीक है। पर दोनों का ग्रुप सेम है, कहने का मतलब है दोनों में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर है, ठीक है। अगर इसमें एक है तो इसमें भी एक है, इसमें अगर 2 है तो इसमें भी 2 है। तो वो बोल रहा है कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। कह रहा है y इज मोर मेटेलिक देन x, x एंड y आर इक्वली नॉन मेटेलिक। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। धातुएं है या फिर अधातुएं है। तो देखिए जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आते हैं, इसमें देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप ग्रुप में जो है नीचे आ रहे हैं, ठीक है। वाई जो है ग्रुप में ऊपर होगा, एक्स जो है ग्रुप में नीचे होगा। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आएंगे तभी तो शेल्स बढ़ेंगे ना, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे आते हैं देखिए वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं आपके सामने, फॉर एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लूं यहाँ पे लिथियम और सोडियम का, ठीक है। लिथियम और सोडियम का, तो देखिए लिथियम में भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1, ठीक है। सोडियम में 2 8 1। अब किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है? तो सीधी सी बात है, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि देखिए ना सोडियम का साइज बड़ा हो गया, जैसे जैसे शेल ऐड हो रहे हैं वैसे वैसे एटम का साइज बड़ा हो रहा है। अब न्यूक्लियस जो है वो माँ बाप है एक तरीके से। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा हुआ है। आकर्षण का जो है बल इनमें लग रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिवली चार्ज है। दोनों में फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, अनलाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे जो है शेल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है न्यूक्लियस से बढ़ती जा रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बाहरी जो कक्षा है उसकी दूरी बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन से, सॉरी न्यूक्लियस से। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी भाई, जैसे जैसे बच्चे जो है अपने घर से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे उनको बिगाड़ना आसान होता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसको उसके वैलेंस शेल से निकालना, ठीक है, उसको बिगाड़ना आसान होता जाएगा। तो जैसे जितना कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज इजीली करेगा उतना अच्छा वो धातु होगा, उतना अच्छा वो क्या होगा, मेटल होगा। और जितना कोई, और इससे उल्टा जितना कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन जल्दी करेगा उतना वो अच्छा नॉन मेटल होगा, उतना वो अच्छा क्या होगा, अधातु होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका जो आपका एक्स है वो वाई से नीचे है ग्रुप में, तो उसका जो साइज है वो बड़ा है, ठीक है। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू वाई के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना, क्योंकि इसमें 2 ही शेल हैं, ये अपने न्यूक्लियस के पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो एक्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है, वो अपने घर से दूर है, उनको निकालना जो है वो आसान है। इसलिए जो एक्स है वो ज्यादा मेटेलिक होगा देन वाई, ठीक है। एक्स जो है वो वाई से अधिक धातुई है, एक्स इज मोर मेटेलिक देन वाई, ठीक है। आई होप आपको जो है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है द pH वैल्यू ऑफ टू सॉल्यूशंस 1 and 2 आर 8 and 10 रिस्पेक्टिवली, pH इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कह रहा है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो pH के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जो pH होती है इसको आप कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मेजर करते हैं किसी सोल्यूशन की। इसमें जो P है वो स्टैंड करता है पोटेंस से, जो जर्मन में, जिसका मतलब क्या है, पावर। तो मैंने अभी आपको बताया pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए इसको 0 से 14 के स्केल पे नापा जाता है, ठीक है, 0 से 14 के स्केल पे नापा जाता है, जहां पे 0 मीन्स वेरी एसिडिक, बहुत ज्यादा अम्लीय है, और 14 मीन्स वेरी एल्कलाइन, बहुत ज्यादा क्षारीय है, ठीक है। और जो 7 है, 7 को न्यूट्रल, तटस्थ, ठीक है, अगर कोई चीज तटस्थ होगी, न्यूट्रल होगी, उसका pH 7 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, वाटर जो है उसका pH क्या होता है, 7 होता है। एसिडिक, जैसे हमारे पेट में जो एसिड है HCl, उसका pH 2 है, तो बहुत ही ज्यादा pH है। जैसे जैसे आप 7 के पास आ रहे हैं वैसे वैसे एसिडिटी कम होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि आप न्यूट्रल की ओर जा रहे हैं।
जैसे जैसे आप 7 से आगे बढ़ के 14 की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे चीज क्षारीय और होती जाएगी, बेसिक और होती जाएगी। ठीक है, तो 0 सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर 1 उससे कम, फिर 2 उससे कम, 3 उससे कम, 4 ऐसे ही जाते जाते 7 पे एसिडिटी खत्म, न्यूट्रल हो गया। फिर 7 से आगे जाएंगे 8, 9, 10, जैसे जैसे 14 की तरफ जाएंगे क्षारीय जो विशेषता है, बेसिक करेक्टर है, वो जो है वो बढ़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए अब उसने बोला है पीएच जो है वो 8 है और 10 है, सोल्यूशन 1 का 8 है और 10 है। तो आप मेरे को बताइए कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। ये तो पता ही चल रहा है दोनों बेसिक हैं, क्षारीय हैं, 7 से ज्यादा पीएच है तो बेसिक है। तो देखिए जो फर्स्ट वाला है उसका पीएच है 8, जो सेकंड है उसका पीएच है 10, तो 10 जो है वो 8 से बड़ा है, तो ये जो 10 है ये 14 के ज्यादा पास है। ठीक है, तो ये ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू 1। ठीक है, तो 2 इज मोर बेसिक देन 1, सी ऑप्शन। ठीक है, जो 2 है वो 1 से अधिक क्षारीय है। ठीक है, अम्लीय वाला तो इसमें ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे क्योंकि अम्लीय तो ये है ही नहीं है, इनके पीएच जो है वो 7 से बड़े हैं। ठीक है जी, चलिए, और ये नॉर्मल चीजों के पीएच हैं जो हम डेली में देखते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो HCl है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, देखिए उसका 0 पीएच है, 0 और 2 के बीच में इसका पीएच होता है। जो स्टमक में HCl होता है, ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, पाचन में, उसका पीएच अराउंड 1 होता है। तो आप देखिए कितना ज्यादा एसिड, तेज एसिड हमारी बॉडी के अंदर है। ठीक है, चीजों को पचाने के लिए। तो ऐसे ऐसे है, वैसे कोई पूछेगा नहीं बट फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए चीजों को ध्यान रख सकते हैं। आइए केमिस्ट्री के देखिए कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं और बड़े ही आसान आसान प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रृंखला। ठीक है, सेम होमोलोगस जो है आपकी सीरीज है। तो देखिए होमोलोगस सीरीज सबसे पहले जिनको नहीं पता है वो देख लें। होमोलोगस सीरीज वो होती है जिसमें आपका CH2 का डिफरेंस हो। ठीक है, CH2 का डिफरेंस हो। ये एल्कीन्स हैं और एल्काइंस हैं। फटाफट थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं हिंदी वालों के लिए। होमोलोगस सीरीज को हम समजातीय श्रृंखला जो है उस नाम से जानते हैं। तो देखिए एल्केन्स आपके कौन से होते हैं, एल्केन्स वो होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला हो CnH2n+2। फॉर्मूला याद रखेंगे। जैसे मिथेन का अगर मैं एग्जांपल लूं तो उसमें कार्बन 1 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 × 1+2 यानी कि 4। ठीक है, तो इसको हम CH4 मिथेन बोलेंगे। अगर मैं बात करूं इथेन की, ठीक है, जिसमें 2 कार्बन होते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 × 2 4 + 2 कितना हो गया, 6। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इथेन हो गया। तो इनमें अगर आप देखें मिथेन और इथेन में क्या फर्क है, CH2 का ही तो अंतर है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे CH2 बढ़ाते जाइए तो अगला क्या होगा इसका मेंबर, C3H8। ठीक है, एक C ऐड कर दिया और 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। इससे अगला क्या होगा C4 और H10। तो ऐसे ही आप आगे आगे फॉर्मूले जो है वो आप बना सकते हैं। ये तो आपके हुए एल्केन्स। इनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इनमें जो रहता है वो आपका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड रहता है इस प्रकार से। ठीक है, मिथेन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी शो करता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, तो चारों के चारों बॉन्ड यहाँ पे सिंगल रहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये आप याद कर लीजिए, रूट वर्ड क्या है, अगर एक कार्बन होगा तो मेथ, ठीक है, 2 कार्बन होंगे तो इथ, 3 होंगे तो प्रॉप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो है तो ऑक्ट है, 9 है तो नॉन है, 10 है तो डेक है। 10 तक याद कर लीजिए, ये आपके लिए जरूरी है। अब अगला जो आपकी होमोलोगस सीरीज है वो रहती है एल्कीन्स की, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। पिछले वाले में क्या था, CnH2n+2, यहाँ पे 2+2 खत्म हो गया, तो इसका सबसे पहला मेंबर क्या होगा, C1H 2 × 1 2। ठीक है, तो CH2, तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया मिथीन। पर क्या बताइए, मिथीन जो है वो पॉसिबल है क्या, मिथीन पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, कार्बन को डबल बॉन्ड बनाना है। तो मान लीजिए इसने एक डबल बॉन्ड इधर बना लिया, एक डबल बॉन्ड इधर बना लिया, आप बोलेंगे मैम बन तो गया मिथीन, पर क्या हाइड्रोजन, अब ये क्या, ये चीज पॉसिबल है। देखिए डबल बॉन्ड कब बनेगा, जब कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। क्या हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन किसी के साथ बना ही नहीं सकता। डबल बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन को मिनिमम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए,
जो कि हाइड्रोजन में होते ही नहीं है, इसीलिए मीथेन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला मेंबर होगा वो आपका होगा C2H4, जिसको हम इथीन बोलते हैं। ठीक है, इससे अगला मेंबर बनाने के लिए CH2 ऐड करते जाइए, तो C3H, आगे क्या हो गया 6, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया 3 है तो प्रोपीन। ठीक है, आगे देखिए अगला मेंबर क्या होगा C4H8, ये क्या हो गया ब्यूटीन। तो ऐसे ही करते करते आप आगे चीजों को जो है वो बना सकते हैं। अब इसमें जो है इस बात का ध्यान रखेंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से एक आपको डबल बॉन्ड जो है कार्बन, एक कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड जो है वो आपको इस केस में देखने को जो है वो मिलता है। ठीक है, चलिए अगला जो होमोलोगस सीरीज है, समजातीय श्रृंखला है, वो है एल्काइंस की, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, तो इसका सबसे पहला मेंबर क्या होगा, क्या मिथाइन। ठीक है, इसका जो सुफिक्स होता है वो आइन होता है। आपने अभी देखा होगा एल्केन में एन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, एल्कीन में ईन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। एल्काइन में क्या होगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो YnE का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए CnH2n-2 फॉर्मूला बन गया। तो जो अगर सबसे पहला मेंबर इसका होना होता तो वो आपका क्या होता C1। ठीक है, H2n, 2 1 डालिए और -2 0। क्या ये चीज पॉसिबल है? ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। सबसे पहला मेंबर आपका क्या पॉसिबल होगा C2H4 C2H2। ठीक है, तो ये आपका होता है सबसे पहला मेंबर, जिसको हम बोलते हैं इथाइन। इसके नीचे आपको आना है तो CH2 बढ़ाते जाइए, तो C3H4 ये आपका नेक्स्ट मेंबर बन गया, जिसको हम बोलते हैं क्या प्रोपाइन। ठीक है, इससे और नीचे आएंगे तो C4H6 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया ब्यूटाइन। तो ऐसे ही आप नीचे आते जाएंगे, आपको जो है CH2 ऐड करते करते जो है नेक्स्ट मेंबर्स आपको ग्रुप के मिलते जाएंगे। तो ये जो है आपकी क्या है होमोलोगस सीरीज है, इनमें जो है ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ठीक है, इनमें क्या रहता है ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो आइए देखते हैं जो प्रश्न है वो आपसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न जो है वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई बताइए कौन से जो है वो आपके होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। तो क्या C9H20 और C7H16 एक ही होमोलोगस सीरीज का है? तो मैंने आपको 3 होमोलोगस सीरीज कराई। जो आपकी एल्केन है, ठीक है, उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है CnH2n+2। ठीक है, उसके अगला जो आपका एल्कीन सीरीज मैंने आपको कराई, उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। ठीक है, जो आपको लास्ट कराई एल्काइन, ठीक है, उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है CnH2n-2। तो अब इसमें देखिए, आप इसमें फिट करने की कोशिश करिए। CnH20 किस में फिट होगा C9H20। तो C9H20 क्या है CnH2n+2। ठीक है, 18+2। तो ये आपका एल्केन का मेंबर है। तो क्या C7H16 एल्केन का मेंबर है? ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है C2 ठीक है 7। अगर ये 7 है तो ये क्या बन रहा है 16। तो इसको आप 14+2 लिख सकते हैं। तो ये भी एल्केन का ही मेंबर है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो सकता है। आइए अगला देखते हैं, चेक कर लेते हैं। C9H16 ये किसका मेंबर है? देखिए C9H16 69। ठीक है, 16 को कैसे लिख सकते हैं 18-2। तो ये किसका मेंबर हुआ एल्काइन का मेंबर हुआ। क्या ये एल्काइन का मेंबर है? नहीं, हमने अभी पिछले प्रश्न में देखा कि ये तो एल्केन का मेंबर है, इसका जनरल फॉर्मूला एल्केन वाला है। तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि एक मेंबर एल्काइन का है, एक मेंबर एल्केन का है। आइए सी ऑप्शन देखिए, C9H18 कौन सा ग्रुप हुआ? C9H18 हुआ एल्कीन। ठीक है, CnH2n डबल है ना सीधा हाइड्रोजन उसका। क्या C7H16 एल्कीन का मेंबर है? बिल्कुल गलत, ये अभी हमने देखा है कि ये एल्केन ग्रुप का मेंबर है। तो ये भी आपका सही जवाब नहीं हुआ। C9H20 किसका मेंबर हुआ? H20 ये तो किसी का भी मेंबर नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है ये आपका क्या नहीं, ये हुआ ना एल्केन का मेंबर। 20 को लिख सकते हैं 18+2। ठीक है, तो ये एल्केन का मेंबर हुआ, तो ये एल्केन का मेंबर है। अब ये देखिए किसका है C7H14 सीधा डबल है, तो ये एल्कीन का मेंबर है, जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। तो एक मेंबर एल्केन का, एक एल्कीन का, ये भी आपका सही जवाब नहीं हो सकता। सही जवाब आपका क्या है ए ऑप्शन है, जिसमें दोनों मेंबर आपके कौन से जनरल फॉर्मूला को ऑबे कर रहे हैं? एल्केन के जनरल फॉर्मूला को ऑबे कर रहे हैं। तो अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद है तो देखिए आप इस प्रश्न को आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें आपको दिक्कत जो है परेशानी नहीं आनी चाहिए।
तो देखिए किस तरीके से आसान प्रश्न पूछे गए हैं और बच्चों को ऐसे प्रश्न भी मुश्किल लगते हैं क्योंकि आप बेसिक चीजों को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, आइए अब ये क्वेश्चन भी देखिए कितना आसान है, देखने में भारी भरकम लगेगा पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है टू रेजिस्टर्स ईच ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ थर्ड रेजिस्टर ऑफ 10 ओम, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट इज। तो ये आपने अपनी 10वीं क्लास में करा होगा और ये बहुत जरूरी टॉपिक है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, विद्युत धारा वाले चैप्टर की, तो सबसे जरूरी पार्ट यही है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा देख लेंगे, सीरीज में जो है आप प्रतिरोधकों को जब कनेक्ट करते हैं या तो समांतरन यानी सीरीज में कर सकते हैं या फिर जो है सीरीज जो है श्रृंखला हो गई और पैरेलल जो है वो आपका क्या हो गया, समांतरन हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर्स हैं उनके एक एंड दूसरे एंड से जुड़ा हुआ, केवल और केवल एक एंड दूसरे से जुड़ा होगा। पर अगर मैं बात करूं पैरेलल में, तो दोनों एंड देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से आप पहचान करते हैं सीरीज और पैरेलल की। अगर केवल एक एंड दूसरे एंड से जुड़ा हुआ है तो सीरीज सर्किट है। अगर आपका दोनों एंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ऐसा सर्किट जो है वो आपका क्या बन जाता है, पैरेलल सर्किट जो है वो बन जाता है। तो देखिए जब कोई चीज सीरीज में है तो उसकी नेट रेजिस्टेंस जो है, जब अगर मान लीजिए 3-4 रेजिस्टर्स आपने इकट्ठे सीरीज में लगा दिए इस प्रकार से, तो जो नेट रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। तो अगर हम इसमें देखिए तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो अगर मैं एक रेजिस्टर इनकी जगह पे लगाऊं तो वो 5 ओम का होगा। ठीक है, 3 प्लस 2 सिंपल। पर अगर हम बात करें पैरेलल की, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, पैरेलल की, तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका हिंदी में ही है। ठीक है, अगर हम बात करें पैरेलल की, तो देखिए पैरेलल में क्या है, आपके पास दो रूट हो गए। ठीक है, करंट को फ्लो करवाने के लिए दो आपके पास अलग अलग रूट हैं। तो इसमें जो आपकी नेट रेजिस्टेंस रहती है, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस जो है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस सो ऑन। तो इस तरीके से अगर हम ये वाला सर्किट देखें, इसमें 6 ओम के दो रेजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसकी जो नेट रेजिस्टेंस होगी वो आपकी क्या होगी, 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। जिसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2/6 यानी कि 1/3। ये वैल्यू हुई 1/r की, तो r की वैल्यू क्या हो गई, 3 ओम। कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, इस सेटअप को हटा के यहाँ पे अगर मुझे एक रेजिस्टर लगाना हो तो वो कितने ओम का होगा, 3 ओम का होगा। ठीक है जी, 3 ओम का होगा। तो देखिए एक चीज यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व करी, सीरीज में नेट रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है। जैसे हमने पीछे देखा था कि जो आपके सीरीज सर्किट है उसमें जो रेजिस्टर था, एक 2 का था, 3 का था, नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ, 5, जो 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है। पर यहाँ पे देखिए जो नेट रेजिस्टेंस है वो दोनों रेजिस्टेंस से छोटा है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस घटता है, सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस है वो आपका बढ़ता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे सीरीज सर्किट में क्योंकि पाथ एक ही है। ठीक है, देखिए सारे जो आपके रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है, पाथ एक ही है। तो अगर पाथ एक ही है तो देखिए करंट का फ्लो एक ही उससे हो रहा है, तो करंट जो है वो सब में सेम रहेगा, चाहे रेजिस्टर 1 2 3 में देख लीजिए करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज जो है देखिए सीरीज में अलग अलग होगी। जैसे जैसे आप आगे आगे लगाते जाएंगे वैसे वैसे जो बल्ब हैं वो डिम होते जाएंगे क्योंकि सबको अलग अलग वोल्टेज मिल रही है। तो याद रखेंगे सीरीज में नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, जितने भी रेजिस्टर लगे हों सिंपली उनको ऐड कर देंगे। जो नेट रेजिस्टेंस सीरीज की होती है वो हर रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ी होती है, हर व्यक्तिगत जो रेजिस्टेंस है उससे बड़ी होती है। और इसमें याद रखेंगे हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू, ठीक है, विद्युत की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। अगर बात करें वोल्टेज की, वोल्टेज ड्रॉप की, तो वो अलग अलग होता है सीरीज सर्किट में। अगर हम बात करें पैरेलल सर्किट की तो देखिए क्योंकि पैरेलल सर्किट में अलग अलग रूट है तो हर ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो अलग अलग जा रहा है। तो पैरेलल में करंट जो है वो डिफरेंट होगा। क्या चीज सेम होगी, सेम होगी तो वो होगी वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि आप देखिए हर एक में देखिए करंट अलग अलग एंटर करेगा। अगर मान लीजिए टोटल करंट 10 ओम है तो यहाँ पे 5 चला गया, यहाँ पे 2 चला गया, यहाँ पे 3 एम्पियर चला गया, एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आपका सेम रहेगा। इसी वजह से आप जितने मर्जी चीजें लगाते जाइए सीरीज में आपके बल्ब डिम नहीं होंगे क्योंकि सबको वोल्टेज जो है वो सेम मिल रही है। क्या अलग मिल रहा है, करंट अलग अलग मिल रहा है।
तो इस चीज को जो है ध्यान में रखेंगे। नेट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई दी है 1/R1 + R2 + R3 ऐसे करके आप निकाल सकते हैं नेट रेजिस्टेंस। ठीक है जी। एडवांटेज अब देखिए पैरेलल सर्किट का फिर क्या निकल के आता है। एडवांटेज ये निकल के आता है कि अगर आप पैरेलल सर्किट में एक ब्रांच को काट भी दें, मान लीजिए अगर एक ब्रांच में करंट फ्लो की दिक्कत आ भी गई तो बाकी सर्किट जो है वो अपना चलता रहेगा, बाकी डिवाइसेस चलते रहेंगे। सीरीज में क्या होगा, अगर एक बल्ब खराब हो गया तो सर्किट पूरा ही टूट गया, क्योंकि करंट के लिए को चलने के लिए पाथ एक ही है। ठीक है, पाथ तो एक ही है, पैरेलल में उसके पास अलग अलग पाथ है। ठीक है, तो ये जो है आपका सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है किसका, आपके पैरेलल सर्किट का। तो यहाँ पे ये सारा कुछ समराइज्ड है, मैं 2 मिनट साइड पे हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा सीरीज और पैरेलल सर्किट को रिवाइज करने में। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चीज मैंने आपको अभी समझा दी। ठीक है, तो जो प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया था वो क्या था, भाई बहुत पीछे जाना पड़ेगा, एक तो ये ना एनिमेशन पता नहीं किसने लगा दी। ठीक है जी, तो देखिए अब ये जो है आपका प्रश्न है, तो ये आपका क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दो रेजिस्टर हैं 10 ओम के जिनको पैरेलल में लगाया है। ठीक है, तो दो रेजिस्टर 10 ओम के इस तरीके से लगाए हैं पैरेलल में। ठीक है, और एक तीसरा रेजिस्टर लगाया है इस कॉम्बिनेशन के साथ 10 ओम का सीरीज में, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन है। बोल रहा है कि नेट रेजिस्टेंस आपकी क्या होगी, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये क्या है पैरेलल में है, ये भी 10 ओम है। ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, तो 1/R पैरेलल किसके बराबर होता है, 1/R1 + 1/R2। हमने अभी सीखा पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो 1/RP क्या हो गया, 1/10 + 1/10, जो कि आपका क्या हो गया 2/10, ये है 1/RP। तो RP क्या हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 ओम। कहने का मतलब है कि अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं एक रेजिस्टर लगा सकती हूँ, कितने का, 5 ओम का। अब ये 5 ओम का रेजिस्टर किस सीरीज में है, किसके साथ, 10 ओम वाले रेजिस्टर के साथ। सीरीज में आप जानते हैं नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है सिंपल एडिशन। तो जो नेट रेजिस्टेंस आपके पास निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 15 ओम निकल के आई। ठीक है, आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, और इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादा टेंशन वाले कोई बड़े लंबे चौड़े प्रश्न जो है वो आपसे नहीं पूछे जाते हैं। इसमें यही चीज जो है आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही वीडियो खत्म होने के बाद स्क्रीनशॉट्स ले लेके अपने पास रख लेना, आपके लिए जो है चीज फायदेमंद है। बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने सारा कुछ इस टेबल में एंड वाले में समराइज करा हुआ है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए, क्वेश्चन बोल रहा है इन द फॉलोइंग विच लेबल पॉइंट टूवर्ड डेंड्राइट। तो ये आपका एक न्यूरॉन है, ठीक है, नर्व सेल इसको हम बोलते हैं, न्यूरॉन है। क्या इसकी खासियत है, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा ये सेल है। तो इसमें देखिए, याद रखिए जो डेंड्राइट है वो आपका ये पार्ट है। ठीक है, ये आपके डेंड्राइट होते हैं, जैसे ऑक्टोपस की बाजुएं होती है ना, वैसे होते हैं ये डेंड्राइट। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये नर्व सिग्नल्स रिसीव करते हैं, नर्व सिग्नल्स को जो है ये आपका रिसीव करते हैं। तो जो एरो नंबर 4 है वो आपका क्या दिखा रहा है, डेंड्राइट को दिखा रहा है। ठीक है, बाकी की चीजों के लिए भी यहाँ पे मैंने डायग्राम लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप ये डायग्राम आपको नेट पे कहीं पे भी जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये ऐसे देखिए, ऑक्टोपस की बाजुएं जैसी जैसी स्ट्रक्चर, ये क्या है आपके डेंड्राइट है, और जो बीच वाला इसका धड़ है इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, ठीक है, आपकी चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है, उसके बारे में बोल रहा है कौन से विचार जो है वो आपके सही हैं। तो 3 चीजें आपको दे रखी हैं, बाद में आपके ऑप्शंस दे रखे हैं कि कौन से इसमें सही हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में सबसे पहले तो अगर आपको दिशा निकालनी हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड थंब रूल का। इसमें आपने क्या करना है, आपके पास देखिए अगर कंडक्टर है तो दो चीजें हैं, या तो करंट ऊपर की ओर जा रहा होगा या करंट नीचे की ओर जा रहा होगा। तो आपने अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, राइट हैंड का आपने इस्तेमाल करना है, करंट की दिशा में आपका पॉइंट करेगा थंब। तो यहाँ पे आपका थंब जा रहा है, तो जिस दिशा में आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं वो दिशा होगी मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे जब करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो आपकी फिंगर्स देखिए कर्ल कैसे हो रही हैं, घड़ी से उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में होगा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं बात करूं जब करंट आपका नीचे की ओर जा रहा है, तो थंब नीचे की ओर है, देखिए ध्यान रखिए इस्तेमाल मैं कर रही हूँ राइट हैंड का। ठीक है, आपको भी इस्तेमाल करना है राइट हैंड का। तो नीचे की ओर जब थंब जा रहा है
तो फिंगर्स आपकी कर्ल हो रही हैं घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो जब करंट नीचे जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्लॉकवाइज रहता है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल से आप दिशा का पता लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए जो आपका वही चीज यहाँ पे जो है वो बनी हुई है। उसके बाद देखिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन भी है और इसमें जो है आपका मैग्नीट्यूड भी है। इसका यूनिट जो है मेजर करने का वो टेस्ला रहता है। एक और यूनिट होता है जिसको गॉस बोलते हैं, एक गॉस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होते हैं। फॉर्मूला ये सबसे जरूरी है, ये फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट जो है उसका फॉर्मूला ये रहता है, B = μ0I/2πr। यहाँ पे B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, μ0 क्या है, ये आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जिसकी वैल्यू एयर में होती है 4π × 10⁻⁻⁷, ठीक है। ये वैल्यू आप याद रखेंगे। I क्या है, करंट की मात्रा है, 2π कांस्टेंट है, R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ठीक है। कहने का मतलब है अगर ये वायर है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है जितना पॉइंट क्लोज होगा वायर के उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सपीरियंस करेगा, जितना पॉइंट दूर होता जाएगा उतना वो कम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। इसीलिए इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है किसके साथ, आर के साथ। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है करंट के साथ। अब अगर आप मान लीजिए मैं करंट को आई की जगह पे 2I कर दूं, डबल कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, रेडियस को बढ़ाएंगे यानी डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। इसको जो है आप याद रखेंगे, इसके बेस्ड पे आपको जो है वो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जो आपका प्रश्न है वो ये बोल रहा है, इट इंक्रीजेज एज करंट इन द कंडक्टर इंक्रीजेज, इट डिक्रीजेज एज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीजेज, इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। राइट हैंड थंब रूल से आप डायरेक्शन का निर्धारण करते हैं, इंक्रीजेज एज करंट इन द कंडक्टर इंक्रीजेज, मैंने अभी आपको फॉर्मूला कराया है, B = μ0I/2πr। तो यहाँ पे देखिए आप करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, वही चीज इसमें लिखी हुई है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोल रहा है डिक्रीजेज एज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज, कह रहा है डिस्टेंस बढ़ाने से बी घटता है, बिल्कुल सही है। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे पॉइंट का वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट, ठीक है। सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो आपकी यहाँ पे करेक्ट, ठीक है जी। अब देखिए ये आपका एक प्रश्न है, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। इसमें आई डोंट थिंक, मेरे को लगता है ये थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। करंट जो है वो आपका दे रखा है 45 एम्पियर है, कह रहा है एक वायर में 45 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है ड्यू साउथ। ड्यू साउथ कहने का मतलब है कि साउथ की ओर आ रहा है, दक्षिण की ओर आ रहा है। तो दक्षिण की ओर कब आएगा, जब करंट नीचे की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो करंट जो है वो वायर में नीचे की ओर फ्लो हो रहा है। कह रहा है कि आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की एट 2 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द वायर। डिस्टेंस भी आपको दे दिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस भी आपको दे दिया कि 2 सेंटीमीटर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और दिशा बतानी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, B = μ0I/2πr। तो देखिए I भी आपको दे रखा है, R भी दे रखा है, पर ध्यान रखेंगे R को पहले मीटर में बदलेंगे, ठीक है। R को पहले मीटर में बदलेंगे, सब कुछ SI यूनिट में रखेंगे। I तो आपको दे ही रखा है, μ0 की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, एयर के लिए 4π × 10⁻⁻⁷ होती है, ठीक है। इस वैल्यू को डालेंगे, 2π तो कांस्टेंट ही है, डाल के B निकाल लेंगे। दिशा आप राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं, जब करंट नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो जो आपकी उंगलियां हैं वो घूम रही हैं घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में अगर उंगलियां घूम रही हैं यानी कि क्लॉकवाइज, तो जो भी आपका B निकल के आएगा उसकी दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसका आप मेरे को उत्तर जो है कमेंट्स में देंगे, ठीक है। वीडियो खत्म होने के बाद इसको सॉल्व करके मेरे को कमेंट्स में इसका आंसर चाहिए है, तभी मैं इसका सही जवाब आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो है वैल्यूज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। ये वैल्यूज यूज करके आप मेरे को आंसर निकाल के बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एक्स व्हेन बर्न्स इन ऑक्सीजन फॉर्म्स अ कंपाउंड जेड, ठीक है। बोल रहा है कि एक एलिमेंट एक्स है जिसको हमने ऑक्सीजन में जब बर्न करा, ठीक है, तो उसने एक जेड कंपाउंड फॉर्म कर दिया। सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड जेड इन वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, कह रहा है एक
जो सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड Z है, जब पानी में उसका सोल्यूशन बनाया तो उसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एसिड कौन होता है, ठीक है, अम्ल क्या होता है, वो वह होता है जिसका pH सबसे पहले तो लेस देन 7 है, और दूसरा जिसका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है, सौर होता है, और ये ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है। आपने इसको जो है अपनी कभी ना कभी लैब में इस एक्सपेरिमेंट को करा भी होगा, ठीक है। ये कोरोसिव यानी कि ये जानलेवा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अम्ल है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर कोई चीज ब्लू लिटमस को रेड में बदल रही है तो सीधी सी बात है वो एसिडिक है, ठीक है। वो क्या है, आपकी एसिडिक है। तो बेसिक वाले ऑप्शन तो हटा ही दीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन कट हो गया आपका, ये ऑप्शन कट हो गया, बचता है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब देखिए एसिडिक, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोई भी चीज ऑक्साइड बनाती है, और ये चीज आप याद रखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं, यानी कि अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड अगर बेसिक है तो इनका पीएच आपका हमेशा जो है 7 से बड़ा रहेगा, ठीक है, 7 से बड़ा रहेगा। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है इनका पीएच जो है वो 7 से लेस होगा, ठीक है, 7 से क्या होगा, कम होगा। तो आप देखिए एलिमेंट X व्हेन बर्न्ड इन ऑक्सीजन फॉर्म्स अ कंपाउंड Z, सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड Z टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। इट मींस ये एसिडिक है, ये जो ऑक्साइड है, जो Z है वो एक ऑक्साइड है, किसी एलिमेंट X का ऑक्साइड है जो कि एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, एसिडिक इन नेचर है। और एसिडिक इन नेचर किसके ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं। तो इट मींस X जो है वो एक नॉन मेटल है और Z जो है वो एसिडिक इन नेचर है, यानी X एक अधातु है और Z जो है वो अम्लीय है, ठीक है जी। चलिए ये फैक्ट को याद रखते हुए चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी नो इफ टू ऑर्गन्स आर होमोलोगस। अब बात आ गई बायोलॉजी की, कह रहे हैं हम कैसे जान सकते हैं कौन से अंग समझाती हैं। तो देखिए होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका फंक्शन हर स्पीसी में जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है, हर जीव जंतु में अलग अलग हो सकता है, पर इनकी एनाटॉमी यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो एवोल्यूशन है वो सेम ही हुआ है। जैसे अगर आप हिस्ट्री में पीछे जाएं, ठीक है, एंशियंट की तरफ जाएं, उससे भी पीछे जाएं, तो इंसान भी अपने हाथ जो हैं उससे पहले जो है चलता था, जैसे डॉग्स चलते हैं ना, अगर आपने देखा हो अभी भी जो गोरिल्ला हैं, ठीक है, वो अभी भी जो है झुक के चलते हैं, उनके हाथ जो है वो सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं, वो अपने हाथों को भी चलने में इस्तेमाल करते हैं। पर जो ह्यूमन है, एवोल्यूशन के साथ क्या हुआ, हमारे वही जो आगे वाले 2 पैर हैं उन्होंने हाथों का काम करना शुरू कर दिया, 4 लिम्स, ठीक है। वैसे ही अगर आप 4 लिम्स बर्ड्स में बात करें तो वो उड़ने का काम कर रही हैं, ठीक है। कुत्ते में बात करें तो वो चलने में मदद कर रही हैं, ह्यूमंस में बात करें तो वो उसके हैंड्स बन गए हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका एवोल्यूशन हुआ है पर उनमें जो हड्डियां हैं वो सेम है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर सेम है, तो वैसे जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, होमोलोगस। तो देखिए इनका फंक्शन अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 4 लिम्स है, मैन में उसका डिफरेंट फंक्शन है, चीता में, डॉग में, कैट में उसका डिफरेंट फंक्शन है, वेल में अलग फंक्शन है, वेल में वो स्विम करने में काम आती है, जो वो पंख फड़फड़ाती है वेल, ठीक है, पानी को धक्का मारती है पीछे, अपने लिए जगह बनाती है, वो उसके 4 लिम्स है। बैट में, पंछियों में उड़ने के काम आते हैं, ठीक है, तो इनके फंक्शंस अलग अलग है। तो कार्यों की तुलना करके तो आप नहीं बता सकते हैं, उनके साइज की तुलना करके भी आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि साइज देखिए 4 लिम्स सब में अलग अलग साइज है, ठीक है, सब में साइज अलग अलग है। बाय कंपेयरिंग देयर अपीयरेंस, क्या आप अपीयरेंस देख के बता सकते हैं, नहीं, देखिए देखने में भी ये सबके सब अलग अलग हैं। तो केवल और केवल एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है, शारीरिक रचना, जो ये कहाँ से आए, ठीक है, ये इनका जो है एक कॉमन, जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये कुल है, ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर सरनेम है, भाई ये बंदा ब्राह्मण है, ये कोई है, वैसे मैं ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि ये कुल है, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि इनका जो फोर फादर है या इनका जो गुरु है वो एक था, वहां से इनका कुल आगे चला, ब्लड लाइन आगे चली, इसीलिए देखिए सेम कास्ट में वो कई बार शादियां भी नहीं करते, यही मानते हैं कि भाई सेम कास्ट वाले तो भाई बहन होंगे। तो आप देखिए वही चीज इसमें है, जिनका जो स्ट्रक्चर कभी ना कभी सेम रहा होगा, ठीक है, कभी ना कभी उनका सब कुछ सेम रहा होगा,
पर विद एवोल्यूशन हर स्पीसी में उसका फंक्शन डिफरेंट हो गया, उसका साइज अलग हो गया, उसकी अपीयरेंस अलग होगी, तो इनकी एनाटॉमी सेम रहती है, ठीक है, एनाटॉमी सेम रहती है, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज एन एग्जांपल ऑफ रीयूज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरनमेंट, ठीक है, कौन सी प्रथा हमारे पर्यावरण में सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए पुनः उपयोग का उदाहरण है, तो आप जानते हैं 3 R's ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, वो आपके क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है, तो अब इसमें से आपको, मेरे को लगता नहीं है मतलब समझाने की जरूरत है, रिड्यूस मतलब किसी हानिकारक चीज की जो यूजेज है उसको कम करिए, रीयूज मतलब किसी चीज को बार बार इस्तेमाल करिए, और रिसाइकल मतलब खराब हुई चीज को दोबारा जो है ठीक करके उसको इस्तेमाल करिए। तो यूज क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ पेपर बैग, क्या ये रीयूज है? नहीं, ये रीयूज नहीं है, ये रिड्यूस है। आप क्लॉथ बैग यूज करके पेपर बैग की जगह क्लॉथ बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पेपर बैग की जो यूजेज है उसको कम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, पेड़ कटने कम होंगे। उसके बाद देखिए, यूज मड कप्स इंस्टेड ऑफ मेटल कप्स, कह रहा है मिट्टी के कपों में चाय पीजिए, उनका इस्तेमाल करिए, मेटल कप्स का इस्तेमाल मत करिए, तो क्या ये रीयूज है? नहीं, ये रीयूज तो नहीं है, ये भी एक तरीके का क्या है, ये भी एक तरीके का आप कह लीजिए रिसाइकल है, ठीक है, इसमें आपने रिसाइकल करा, जो मड है, मिट्टी है, उसका इस्तेमाल आपने करा, ठीक है, पर आप इस चीज को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, रीयूज वो चीज होगी जो बार बार इस्तेमाल हो पाए, मिट्टी के कप आप जानते हैं 3-4 बार के बाद खराब हो जाते हैं। यूज पेपर स्ट्रॉ फॉर ड्रिंक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक स्ट्रॉ, कह रहा है प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह आपने पेपर स्ट्रॉ का इस्तेमाल करा, तो क्या ये रीयूज है? क्या उस पेपर स्ट्रॉ को आप बार बार यूज कर सकते हैं? नहीं, एक बार आपने यूज करा वो खराब हो गई, तो ये भी रीयूज जो है वो नहीं है, ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, रिड्यूस है, ठीक है, प्लास्टिक की इस्तेमाल का कम करना है। यूज मेटल लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक लंच बॉक्स, बिल्कुल सही, ये रीयूज है, क्योंकि देखिए प्लास्टिक का लंच बॉक्स तो बार बार खराब हो जाएगा, ठीक है, एक बार में 2 बार में खराब हो जाएगा, क्या नहीं खराब होगा, मेटल का लंच बॉक्स, ठीक है, तो डी जो है ये आपका एग्जाम्पल है किसका, रीयूज का। बड़ा ही आसान प्रश्न था भाई, कुछ भी इसमें जो है बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, यहाँ पे मैंने डिटेल लिखी हुई है, पर मेरे को लगता नहीं है कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एंजियोस्पर्म फ्लावर गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डू वी फाइंड इन सीक्वेंस, एक फ्लावर के ऑर्गन्स का सीक्वेंस जो है वो पूछ रहा है, तो देखिए प्लांट किंगडम को जो है हम डिवाइड करते हैं किन्हीं बेसिस में, तो सबसे पहला बेस जो है वो आपका ये होता है कि क्या उसके पास एक डिफरेंशिएटेड बॉडी है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो थैले की तरफ फैला हुआ है, उनको बोलते हैं थैलोफाइटा, अगर उसके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट है, मतलब उसके रूट, स्टेम, फ्लावर्स, ठीक है, इनको आप अलग अलग देख सकते हैं, तो उसमें भी आगे 2 चीजें आती हैं, क्या उसके पास वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम है या नहीं है, अगर है तो उसको हम बोल देते हैं क्या, उसको नहीं, अगर नहीं है उसको बोल देते हैं ब्रायोफाइटा, अगर है तो उसमें भी फिर आगे 2 प्रश्न आते हैं, क्या वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी क्या वो बीज देने वाले पौधे हैं, या वो बीज देने वाले पौधे नहीं है, अगर नहीं है तो ऐसो को हम टेरिडोफाइटा बोलते हैं, अगर बीज देते हैं तो ऐसो को हम फेनेरोगैम बोलते हैं। बीज देने वालों में भी आगे 2 सवाल है कि भाई क्या उनके बीज ढके हुए हैं या फिर उनके बीज जो है वो फ्रूट के अंदर है, जैसे सेब, मैंगो, उनके बीज जो है वो फ्रूट के अंदर ढके हुए हैं, कईयों के जो है वो ढके हुए नहीं होते हैं, जिनके ढके हुए नहीं होते हैं बीज उनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, जिनके बीज ढके हुए होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो देखिए एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, जिन पे फ्लावर लगेगा, जिन पे फ्रूट बनेगा, ठीक है, तो जो आप जनरली फ्रूट्स खाते हैं वो सारे के सारे आपके एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो सीड्स है वो फ्रूट के बीच में होता है, ठीक है, जो सीड है वो फ्रूट के बीच में होता है, 2 तरीके का होता है, मोनोकॉट्स होते हैं और डाइकॉट्स होते हैं, ठीक है जी, तो ऐसा जो है फ्लावर का आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो देखिए सबसे पहले ये सेपल होती है जो प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को, एक बेस प्रोवाइड करती है, ठीक है, ग्रीन कलर का आपने मोटे मोटे पत्ते जैसे देखे होंगे, तो ये इसको प्रोटेक्ट कर रही है फ्लावर को। उसके बाद पंखुड़ियां होती हैं, पेटल्स हैं, पेटल्स क्या कर रही हैं, एक्चुअल में अंदर के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका मेल ऑर्गन जो कि आपका स्टेमन है, जिसके अंदर आगे एंथर आता है और फिलामेंट आता है, और फिर उसके बाद आपका आता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देखिए बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, तो ये जो है इसमें इसको हम कार्पेल बोलते हैं या फिर इसको हम पिस्टल भी बोल देते हैं, इसमें आगे आता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है, ये ओवरी ही है जो फ्रूट में बदलती है, और इसके अंदर जो ये आपको ओव्यूल्स दिख रहे हैं यही जो है वो आगे बीज बनते हैं, ठीक है,
तो ये आपका जो है इसमें जो ऑर्डर रहेगा फिर वो क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा आउटसाइड टू इनसाइड, यानी बाहर से अंदर की ओर जाते हुए। तो सबसे पहले सेपल आते हैं प्रोटेक्शन के लिए, फिर पेटल्स आती हैं, पंखुड़ियां आती हैं, फिर स्टेमन आता है जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और फिर बाद में पिस्टल आता है या कार्पल आता है जो कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, तो हिंदी वाले देख लीजिए, बाह्यदल, फिर पंखुड़ियां आती हैं, फिर क्या आता है, पुंकेसर आता है, और फिर आपका स्त्री केसर आता है। ठीक है, पुंकेसर यानी जो पुरुष के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए प्लांट के लिए, और स्त्री केसर वो हो गए जो स्त्री के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है इसका आपका करेक्ट रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड, द डैश लाइट बेंड्स द लीस्ट। तो ये आपको पता भी होगा। ठीक है, ये फिगर आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। ये न्यूटन जी ने जो है इसकी डिस्कवरी करी थी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो जब आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू जो है पास कराते हैं तो वो अपने 7 रंगों में बढ़ जाती है। विब ग्योर ये होता है, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसमें देखिए जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा बेंड होता है, और रेड कलर सबसे कम बेंड हो रहा है। ठीक है, देखिए वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड है, रेड कलर सबसे कम। और साथ में ये चीज भी याद रखेंगे, जो रेड है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है। ठीक है, और वायलेट की वेवलेंथ मिनिमम है। ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न कई बार पूछ लेता है। तो रेड की वेवलेंथ अगर मैक्सिमम है तो देखिए, वेवलेंथ मैक्सिमम है तो एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, रेड की एनर्जी सबसे कम है और वायलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है, इसीलिए दूर तक जाएगा रेड कलर। तभी देखिए डेंजर के साइंस में, एम्बुलेंस, सबसे ज्यादा डेंजर जहां भी दिखाना हो, इमरजेंसी, हमेशा रेड कलर। ठीक है, सबसे दूर तक दिखता है, वेवलेंथ मैक्सिमम है। वायलेट की वेवलेंथ जो है वो आपकी क्या रहती है, मिनिमम रहती है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। ठीक है जी, तो सब यहाँ पे तो आपसे सिंपल पूछा है कि कौन सी लाइट सबसे कम बेंड कर रही है। ठीक है, कौन सा प्रकाश सबसे कम झुकता है, तो वो आपका रेड कलर है। ठीक है, जो आपका रेड कलर है वो बेंड करता है लीस्ट, वायलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा बेंड करेगा। ठीक है, अगर ब्लू और येलो में से मैं आपसे पूछ लूं कौन ज्यादा बेंड करता है, तो ऑर्डर है विबग्योर। ठीक है, ऑर्डर क्या है, विबग्योर। रेड जो है वो लीस्ट बेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए ब्लू और येलो में, ब्लू जो है, येलो जो है वो ऊपर है, रेड के पास है, तो ये कब बेंड करेगा एज कंपेयर टू ब्लू। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपको ऑर्डर लिखने को दे देती, तो देखिए वायलेट सबसे ज्यादा बेंड करेगा, उसके बाद आपका जो है ब्लू बेंड करेगा, फिर उसके बाद येलो उससे कम, और फिर रेड सबसे कम। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर रहता है इसमें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो भाई ये हाइड्रा है। ठीक है, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, अजिस्मानी प्रजनन जो पौधों में होता है। आइए एक एक करके देख लेते हैं। बाइनरी फिजन, ठीक है, जो आपका द्विखंडन है अमीबा में, ये आपने देखा ही होगा। अमीबा भाई क्या होता है, अपने आप का डीएनए रेप्लिकेट करके खुद 2 डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है। ठीक है, खुद जो है 2 डॉटर सेल बना देता है एक पेरेंट सेल से, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। फिर एक होती है मल्टीपल फिजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुखंडन। ये प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल साथ साथ में याद रखेंगे। इसके एक ही न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, एक ही न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है, बहुत सारे छोटे 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 न्यूक्लियस बन जाते हैं, जो कि आगे फिर बहुत सारे डॉटर सेल्स में बदल जाते हैं। तो एक ही सेल के अंदर बहुत सारे और छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। फिर एक होती है बडिंग, ठीक है, जो आपने आलू में भी देखी होगी, आंख निकलना। ठीक है, तो वो आपकी हाइड्रा में देखी जाती है, यीस्ट में देखी जाती है। इसमें आपका क्या होता है, बड निकल आती है। ठीक है, छोटी छोटी ऐसी आंखें निकल आएंगी, जो फिर आपका पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म जो है उसको जन्म दे देंगी। ठीक है, अगर आप देखिए जो आलू का बड होता है उससे आप और आलू बना सकते हैं। यीस्ट में भी देखिए वही चीज है, बड जैसी चीज बाहर को निकल आती है, जो कि फिर आगे जो है आपका नया ऑर्गेनिज्म बना देती है। स्पोरुलेशन, ठीक है, छोटे 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 दाने बन जाते हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगती है, ठीक है, वो आपका कैसे रिप्रोड्यूस करती है, कैसे बढ़ती है, स्पोरुलेशन से। इसमें छोटे 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 दाने होते हैं जो कि आगे फर्दर नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा हुआ था किसके बारे में, यहाँ पे आपको पूछा गया था हाइड्रा। ये आपका क्या है, हाइड्रा। तो अभी हमने देखा है हाइड्रा किससे रिप्रोड्यूस करता है, बडिंग से। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, नवोद्वन हो जाता है। ठीक है, ये आपका बड आंख निकालता है। ठीक है, आंख मारता नहीं है, आंख निकालता है, और फिर ये नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। आइए
इससे अगला देखिए, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, कह रहा है सत्य कथन बताइए, ठीक है, गीता पे हाथ रख के बताइए क्या सच होगा। तो क्वेश्चन है ऑक्सीजन और ओजोन के ऊपर, कह रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज स्प्लिट बाय यूवी रेडिएशन व्हिच इज देन जनरेटेड टू ओजोन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप देख लीजिए ये प्रोसेस होता है जो आपको याद रखना है। ऑक्सीजन जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, नेचुरल ऑक्सीजन जो हमारी हवा में पाई जाती है, उसके ऊपर जब यूवी लाइट गिरती है तो वो ऑक्सीजन के अलग अलग और एटम में टूट जाता है। इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग एटम में टूट जाता है। और ये एक एटम जब बाकी ऑक्सीजन, ऐसा तो है नहीं कि वायुमंडल में केवल एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, 21% जो है आप जानते हैं ऑक्सीजन होती है हवा में, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक ऑक्सीजन जो यहाँ से टूट के, ठीक है, मान लीजिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे यूवी लाइट पड़ी, इसके दो ऑक्सीजन अलग अलग बन गए, इन दोनों ऑक्सीजन ने अलग अलग दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और वायुमंडल में जो है उनके साथ रिएक्ट करके क्या बना दिए, ओजोन मॉलिक्यूल बना दिए, ठीक है। जो ओजोन गैस होती है, याद रखेंगे, जो ओजोन गैस होती है ये आपको प्रोटेक्ट करती है यूवी से, ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से। कहने का मतलब है यूवी रेडिएशन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ठीक है, यूवी रेडिएशन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जबकि आप देखें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो टूट जाता है यूवी रेडिएशन पड़ते ही, तो यू ऑक्सीजन आपको, ऑक्सीजन अकेला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट नहीं करता है। क्या प्रोटेक्ट करता है, ओजोन। तभी कहते हैं ना ओजोन लेयर में भाई होल हो गया, यूवी रेडिएशन आ रही है अर्थ पे, तो ये ओजोन जो है वो एक कवर एक्ट करता है, यूवी रेडिएशन को अर्थ के अंदर एंटर नहीं करने देता है, ठीक है। और दूसरा याद रखेंगे इसका जो कलर होता है ओजोन गैस का, वो पेल ब्लू होता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस का जो सॉरी ओजोन गैस का जो कलर है वो पेल ब्लू होता है। ऑक्सीजन गैस तो आप जानते ही हैं कलरलेस होती है, ठीक है, आप देख भी सकते हैं क्या इसका कोई रंग आपको दिखाई दे रहा है अभी हवा में, नहीं, तो ये कलरलेस होती है। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ में मेरे भी सोने से चेहरे का, ठीक है, मजाक कर रही हूँ, ठीक है, उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर भी मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज स्प्लिट बाय यूवी रेडिएशन व्हिच देन जनरेट्स ओजोन मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही लग रहा है, यही तो हो रहा था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे यूवी रेडिएशन पड़ रही थी और आगे फर्दर ओजोन बन रहा था। ऑक्सीजन एंड ओजोन बोथ अब्सॉर्ब यूवी रेडिएशन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कैंसर, बिल्कुल गलत, ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब नहीं करता है यूवी को, उल्टा वो तो यूवी रेडिएशन पड़ने से टूट जाता है और ज्यादा वीक हो जाता है, ये इसका एक्स है, ठीक है, हमने एक्स को देखते ही बेचारा टूट जाता है, ठीक है। और जो ओजोन है वो स्ट्रॉन्ग है, वो उसके ऊपर यूवी रेडिएशन काम नहीं करती है। एन ओजोन मॉलिक्यूल इज स्प्लिट बाय यूवी रेडिएशन व्हिच देन जनरेट्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उल्टा लिख दिया, गलत, ठीक है। ऑक्सीजन स्प्लिट होता है ओजोन से, सॉरी ऑक्सीजन स्प्लिट होता है यूवी से, ओजोन मॉलिक्यूल नहीं स्प्लिट होता है। ऑक्सीजन एंड ओजोन आर बोथ कलरलेस एंड हेंस डू नॉट अब्सॉर्ब रेडिएशन, गलत, अभी बताया है ओजोन गैस का कलर पेल ब्लू होता है। तो सही जवाब आपका क्या है इसमें, ए ऑप्शन, ठीक है जी, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो गया। आइए क्वेश्चन है अगला मोल कंसेप्ट पे, बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर प्रेजेंट इन अ गैस जार कंटेनिंग 1.506 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोल कंसेप्ट आप लोगों को मैंने बताया भी था, जिनको नहीं पता है दोबारा बता देती हूँ। देखिए किसी भी सब्सटेंस का एक मोल जो है वो बराबर होता है 6.023 into 10 raised to power 23, ठीक है। एटम्स भी हो सकते हैं, देखिए वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी रहती है 6.023 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23, इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। और अगर 1 मोल में मैं आपको पूछूं कितने ग्राम होते हैं या कितना वेट होता है, तो देखिए वो सबके लिए अलग अलग होगा। कितनी हैरानी की बात है, अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल ऑफ वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। पर अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट कितना होगा, ठीक है, कितने ग्राम वेट होगा, तो वो इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर जितने ग्राम होंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 16 ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 2, तो 18, तो 18 ग्राम वाटर होगा, ठीक है, 18 ग्राम वाटर होगा। अब अगर मैं बात करूं, मान लीजिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में देखिए मॉलिक्यूल तो सेम ही रह रहे हैं, 6.023 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, पर हैरानी की बात क्या है कि इसका वेट अलग है, ठीक है,
ऑक्सीजन 2 का कितना होगा 32, तो इसमें 32 ग्राम आ जाएगा, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो आप देखिए कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो है वो आपका सेम रहता है, कोई भी सब्सटेंस हो। 1 मोल ऑफ एनीथिंग, शुगर, ठीक है, आपका कुछ भी ले लीजिए, सुक्रोज ले लीजिए, फ्रुक्टोज ले लीजिए, बेंजीन ले लीजिए, मिथेन ले लीजिए, कोई भी आपके दिमाग में कोई भी कंपाउंड आ रहा हो, कोई भी गैस आ रही हो, कोई भी एटम आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, उसका 1 मोल जो है वो इसी के बराबर है, वो नहीं बदलेगा। पर उसमें कितना वेट आ रहा है, कितना मास आ रहा है, वो बराबर होगा उसके जो फॉर्मूला का मास है उसको उतने ग्राम में लिख दीजिए, उसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर प्रेजेंट इन अ ग्लास जार कंटेनिंग 1.506 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो यहाँ पे देखिए आपके पास मॉलिक्यूल उसने दे दिए 1.506 10⁻23। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 होंगे तो ये बराबर होगा 1 मोल ऑफ CO2 के। ये तो बदलता नहीं है, ये नंबर तो फिक्स है, ठीक है, ये तो बदलता नहीं है। तो अगर मैं बोलूं आपको 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने मोल होंगे, तो यूनिटरी मेथड है, ये नीचे चला जाएगा, तो 1 बटे 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, इतने मोल हो जाएंगे CO2 के। अब मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं कितने, 1.506 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, तो इसमें पूछ रहा है कितने मोल होंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1.506 इंटू 10⁻23 बटे 6.023 इंटू 10⁻23 मोल। तो 10⁻23 10⁻23 कैंसल्ड है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका इनमें से क्या आंसर आ रहा है ये आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। और साथ ही आप कमेंट्स में और क्या बताएंगे कि जितने भी मोल आ रहे हैं, आपका आंसर जो भी आ रहा है, मान लीजिए ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, कुछ भी आपका आंसर आ रहा है, तो उसमें कितने ग्राम ऑफ CO2 है वो भी आपको बतानी है। तो मैं हिंट दे देती हूँ, जैसे 1 मोल है तो उसमें कितने ग्राम ऑफ CO2 होगी, इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगी। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हुआ 12 प्लस 32, ठीक है, 12 प्लस 32 कर लीजिए कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 64 ग्राम। तो 1 मोल में, ठीक है, 1 मोल ऑफ CO2 में 64 ग्राम ऑफ CO2 है, मैंने सही ऐड करा ना, 12 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 और 16 32 होता है, तो ये आपका 4 और 3 सॉरी 44 हो गया यार, सॉरी 64 कैसे लिख दिया मैंने, 44। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 होती है 1 मोल ऑफ CO2 में। तो आपका जो भी आंसर आएगा, जितने भी मोल्स आपका आंसर आएगा, ठीक है, उतने में आपको मेरे को बताना है कितने ग्राम ऑफ CO2 होगी, ये एडिशनल आपको आंसर कमेंट्स में देना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका आंसर आया 0.5 मोल, तो उसमें कितने ग्राम होगी, तो अगर 1 मोल में 44 है तो आधे मोल में कितनी हो जाएगी, 22 ग्राम हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको मेरे को सही जवाब बताना है, पहले तो मोल निकालने हैं कि इतने मॉलिक्यूल में कितने मोल हैं, और फिर उतने मोल में कितना ग्राम है, कितना मास है, वो भी आपको निकाल के मुझे कमेंट्स में बताना है। तो अब कमेंट्स में आपको क्या-क्या चीजें बतानी है, देखिए मैं इन सेशंस को तभी कंटिन्यू करूंगी अगर आपका रिस्पॉन्स मेरे को नीचे कमेंट्स में दिखेगा। अगर मुझे नीचे कमेंट्स में रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा तो मैं इन सेशंस को कंटिन्यू नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए जो टीचर है, ठीक है, उसके लिए भी ये चीज जाननी जरूरी होती है कि जो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो कितना चीजों को जानते हैं, समझते हैं। चाहे आप खुद से आंसर निकाल लीजिए, देखिए आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे, मुझे एक मोटिवेशन जो है वो मिलती रहेगी, और साथ ही आपको भी चीजें जो है वो आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो आपको कमेंट्स में मेरे को सबसे पहले तो एक वो वाला क्वेश्चन करके दिखाना है जो मैंने आपके लिए छोड़ा था, ठीक है, उसके वाला कौन सा था वो, मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है, बी वाले फॉर्मूले वाला एक न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया है, एक आप मेरे को उसका आंसर बताएंगे कमेंट्स में, और दूसरा इसका आंसर बताएंगे। सबसे पहले मोल कैलकुलेट करेंगे कितने होंगे, और फिर उन मोल में कितने ग्राम ऑफ CO2 होगी वो भी कैलकुलेट करके आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। तो 2 चीजें मैंने आपको होमवर्क के लिए दी हैं, उनको सॉल्व करेंगे और उनका आंसर कमेंट में देंगे। तो देखिए ये 16 प्रश्न थे जो आपके पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट 2022 में। तो अगर मैं पेपर के लेवल का एनालिसिस करूं तो मीडियोकर, ठीक है, मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल का, या कह लीजिए नहीं मीडियम टू डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे भाई, इजी टू मीडियम लेवल का ये पेपर था। केमिस्ट्री के प्रश्न बहुत ही ज्यादा आसान थे,
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न थे। तो ऐसे ही हम आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, प्रोवाइडेड अगर आप अपना आंसर जो है कमेंट्स में, जो भी आपको चीज़ें बताई जाती हैं, उनके आंसर अगर आप मेरे को कमेंट्स में दे रहे हैं, ठीक है जी। और साथ-साथ प्लीज़ यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है चीज़ों को लेके आने में आपके सामने, तो सेशंस को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, इन पे कमेंट्स करें। कमेंट्स में आपको आंसर तो देने ही हैं, साथ में आप चाहें तो मेरी तारीफ़ भी कर ही सकते हैं, ठीक है, कि मैं आपको कैसा पढ़ा रही हूँ। प्लीज़ ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को, ठीक है, प्रशांत चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप इस पे आप मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस पे कमेंट करें, अपना आंसर हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।